हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन, जहां पर हम लोग एक अपना पूरा एग्जाम दे रहे हैं 80 मार्क्स का, जिसका हाफ पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो बच्चों, अब हम लोग करेंगे अपना रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं, तो बच्चे प्लीज जाके उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी यहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों 1 to 24 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 25 के साथ ही दो फेमस हीरोइंस हमारी, जो बेस्टीज कह सकते हो हमारी, ऐश्वर्या और करिश्मा। क्यों बेस्टीज है ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो चलिए उन्हीं के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी है। अब सब बच्चों को पता है कि केस स्टडी सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि नीचे क्या पूछा गया हमसे। चलो जी, देखो जरा नीचे क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है। एंड हाउ डज द कॉन्सेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन हेल्प इन कैरिंग आउट द मैनेजमेंट फंक्शन सक्सेसफुली। और हमें यहाँ पे ये बताना है कि वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से मैनेजमेंट फंक्शन को सक्सेसफुली रन करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट है। चलो जी ठीक है मैडम, पता कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कह रही हैं ये ऐश्वर्या जी। पता लगाते हैं जरा फटाफट से। चलो देखे, ये बार बार ऐसा हो जाता है। चलो, ऐश्वर्या हैज सक्सेसफुली emerged as the owner of बेस्ट मॉड्यूलर किचन एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर उनकी एक फर्म है जिसके अंदर वो बेस्ट मॉड्यूलर किचन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एंड हर फ्रेंड करिश्मा, देखा मैंने कहा था ना दोस्त है, हर फ्रेंड करिश्मा इज हाईली इंस्पायर्ड बाय ऐश्वर्या सक्सेस इन द बिजनेस। और क्यों भी ना हो कि वो उसकी सक्सेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इसेंस ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट करिश्मा डिसाइड्स टू। तो अब ये जानने के लिए कि इतनी सक्सेस इनको कैसे मिल रही है, करिश्मा ने कुछ डिसाइड किया कि क्या करते हैं भाई, देखते हैं कैसे इतनी सक्सेस मिल रही है। शी डिसाइडेड टू स्पेंड अ वीक इन हर ऑफिस। ये देखो, दोस्त थी, उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लिया ना पूरा, कहा जी तुम्हारे ऑफिस में एक हफ्ते तक समय बिताएंगे और देखेंगे कि बिजनेस कैसा होता है। सो करिश्मा ऑब्जर्व दैट द डेलिब्रेट एफर्ट इज मेड टू इंटीग्रेट डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि डेलिब्रेट एफर्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से अलग अलग एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। लाइक कैसे? Whenever the sales manager makes the plan to raise the sales target, जब भी सेल्स मैनेजर कोई प्लान करते हैं कि सेल्स टारगेट को बढ़ाना है, he also consults the other departmental managers। तो वो अकेले नहीं करता इस काम को, अदर डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ कंसल्ट करता है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा, in order to avoid any problem that may arise in future। ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही ना हो, यानी कि बहुत अच्छे से मेल जोल के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। आगे क्या हुआ? Moreover, the work among the people working in the production department is divided in such a manner that where the work of one ends, the work of next person begins। और इतने अच्छे तरीके से काम को मैनेज कर रहे हैं कि जैसे ही एक का काम खत्म होता है दूसरा तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। वेरी गुड। Therefore, everybody makes efforts to complete his or her work on time, and the workers do not create the obstruction in each other work। तो एक दूसरे के काम में टांग भी नहीं अड़ाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपने एफर्ट्स वो लोग यूज कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर टाइम से काम को करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है करिश्मा जी ने ऑब्जर्व करी। तो आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट दिखा, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगी। क्या करना है, कमेंट में आंसर लिख दो फटाफट। टाइम पे लिखो कि इस टाइम पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था मैडम कि ये कॉन्सेप्ट है। बताओ जल्दी।
चलो आवाज आ रही है मुझे। मैम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, हमने इतने अच्छे से तैयारी करी है, आपने पढ़ाया और हमने पढ़ा है, हमने भी आपके साथ पूरी मेहनत करी है, नोट्स बनाए हैं, समरी नोटबुक भी बनाई है, तो हमें पता है। और हमें कैसे पता चला मैडम? जैसे ही डेलिब्रेट वर्ड आया मैडम हमें तब पता चला, जब उन्होंने इंटीग्रेट कहा था तब तो हमें बिल्कुल श्योरिटी हो गई कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट था, कोऑर्डिनेशन था। वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या बताना होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पर बताना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है बेटा, क्या बताना होगा यहाँ पर आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। और 3 इंपॉर्टेंस होती हैं आपको पता है कोऑर्डिनेशन की। व्हेन यू हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स यू नीड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर 3 कौन कौन सी थी, SGF, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तीनों आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है, तो 1 + 3 4 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चले। 4 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या पूछा है जरा देख लेते हैं पहले। अगेन यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं 2 एस्पेक्ट। अब आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के मत चले जाना। एस्पेक्ट मैडम पहले भी देखा था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी था, पढ़ो पहले पूरा क्या लिखा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। 2 एस्पेक्ट्स किसके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो पहले ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। 3 चीजें होती हैं जी, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो इन तीनों में से ढूंढेंगे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे भी क्या पूछ रहे हैं वो, इसके आगे की भी कुछ कहानी है। आगे पूछा है ऑल्सो एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर। देखो बच्चे 2 चीजें ऊपर पूछी है उन्होंने, आइडेंटिफाई कराएंगे, एक्सप्लेन भी कराएंगे। और यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर। फीचर लिखा है, इसका मतलब एक ही पहचानना होगा, ऑफ one of the aspects of nature of management as identified in part A of the question। कोई भी एक फीचर बताना है किसी भी एक एस्पेक्ट का, एक एस्पेक्ट का, कौन से वाला, which distinguishes it from the other physical sciences like biology, physics and chemistry। मतलब इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कोई एक फीचर यहाँ पे डिस्कस किया होगा, आपको उसको यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ अब यहाँ पर ये जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये 1.5 और 1.5 हो गया होगा, और ये 1 नंबर का हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक फीचर को एक्सप्लेन करना है सिर्फ। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब क्या है, कौन से है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, कौन से 2 ढूंढने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो अब बच्चों देखो, आपके फेवरेट सिंगर यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसी मस्ती होनी चाहिए ना कि हमारी जो फेवरेट चीजें हैं वो दिखती रहनी चाहिए। तो देखो दिलजीत जी आए हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा म्यूजिक से हटके थोड़ा मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वो। सो दिलजीत वर्क्स एज द हेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। Although over the year with experience, he has been able to build upon his managerial skills in terms of creativity, imagination, initiative। पढ़ते पढ़ते ही बच्चे आंसर पता लग जाना चाहिए हमें, ये नहीं कि हम पहले पूरा क्वेश्चन रीड करें तब जाके आंसर मिल रहा है हमें तो पढ़ते पढ़ते मिल जाता है कि मैडम जब आपने यहाँ पर स्किल्स बोल दिया ना, स्किल्स बोल दिया, क्रिएटिविटी बोल दिया, इमेजिनेशन बोल दिया, इनिशिएटिव बोल दिया, तो किस बात की देरी है ये पता लगाने में कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, आर्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बट स्टिल ही फील्स दैट the knowledge of the certain underlying theories and principles of management is must। वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी ये मेरा मानना है कि जो थ्योरीज है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड वो जरूरी होती हैं किसी भी मैनेजर के लिए, यानी कि उसको थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। ये बात भी सही बता रहे हैं वो, थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। चलो सॉरी, this is primarily due to the fact that these principles are evolved through the observation and tested through the experimentation। बिल्कुल क्लियरली मिल गया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हम टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैम ये हमने पढ़ा था साइंस में। तो बच्चे आपको वो 2 एस्पेक्ट्स मिल चुके हैं कि वो 2 एस्पेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, आर्ट और साइंस, और इसी को आपने डिफाइन कर देना है, डेफिनेशन दे देनी है आपने इसकी। आगे लिखा हुआ है सो मैनेजर रिक्वायर्स बोथ द नॉलेज एंड द सर्टेन स्किल्स टू अप्लाई द रिलेटेड नॉलेज इन लाइट ऑफ द गिवन
सिचुएशन टू बी सक्सेसफुल इन हिज वर्क। तो बस उन्होंने यही बात बोली कि नॉलेज भी चाहिए, साथ में आपको क्या करना है, स्किल्स भी चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुली अपना काम कर पाएंगे। तो आपको अब यहाँ पर बताना है, आर्ट और साइंस तो आप लोगों ने पहचान ही लिया कि आर्ट और साइंस है, उसी को आप एक्सप्लेन भी कर दोगे। सेकंड में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कोई भी एक स्पेसिफिक फीचर जो इससे जुड़ा है कि फिजिकल, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसा नहीं होती हमारी क्या। अब ये लाइन किस में पढ़ी आपने, साइंस में पढ़ी है, तो बताओ कौन सा स्पेसिफिक फीचर है हमारा साइंस का जो इस लाइन को डिफाइन कर सकता हो, बताओ 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 कौन सा फीचर है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी को आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, बट साइंस के प्रिंसिपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। देखते हैं पहले करना क्या है। लिखा है यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव इन विच कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन। वो 3 फंक्शंस बताने हैं जहां पर आप कोऑर्डिनेशन को देख सकते हो, ठीक है। नो प्रॉब्लम मैम, वी विल फाइंड आउट, हम कर के दिखाएंगे, ठीक है। चलो जी, अल्फा बीटा आ गए तुम्हारे अब, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स में घुसते हैं अब। सो अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू गो फॉर द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, सो दे फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंपनी अपने एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, विच इज कोऑर्डिनेशन, एंड फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की, जिसके लिए उन्हें पता है कि कोऑर्डिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग, अब देखो जी आई बारी यहां से, at the stage of thinking what is to be done throughout the year, they decide to take into the consideration the harmony। harmony बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन चाहिए किसके बीच में, बिटवीन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन चाहिए किसके बीच में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और जो हर डिपार्टमेंट के गोल बना रखे हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ऐसा आपने कहाँ पढ़ा था कि जब गोल की थिंकिंग होती है तब ये सोचना होता है। थिंकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू बच्चे प्लानिंग, तो यहां पर आपको मिल गया प्लानिंग फंक्शन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन उन्होंने कहाँ डिस्क्राइब किया है, जरा देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हेन दे हायर द एम्प्लॉइज दे पे देम ओनली आफ्टर इवैल्यूएटिंग देयर वर्थ इन टर्म्स ऑफ हाउ एफिशिएंट दे आर। तो अब उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी वो वर्कर्स को हायर करते हैं तब भी वो चीज ये देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कितना एफिशिएंट हमारा वर्कर है, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से ही हम उसको पे करेंगे। यानी कि वर्क के अकॉर्डिंग या कह सकते हो स्किल्स के अकॉर्डिंग पे होना चाहिए। यानी कि भाई एक बंदा तुम्हारे यहाँ पर MBA करके आया है, ठीक है, वो MBA करके आया है, तुम उसे कहते हो जी आ जाओ हमारी कंपनी में आ जाओ, काम कर लो, कितने पैसे देंगे हम तुम्हें देंगे 5,000 रुपए। कर दी तुमने बेइज्जती उस बेचारे की। MBA करके वो बंदा आया है, तब पैसा लगाया उसने अपनी एजुकेशन के अंदर, तुम उसको क्या पे करो 5,000। तो तुमने कोऑर्डिनेशन सेटअप किया क्या इसमें, कहाँ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन फेल हो गया स्टाफिंग में। बट ये कंपनी तो इस काम को देख रही है कि वो जब भी एम्प्लॉय कर रही है अपने यहाँ पे, वो काम देख रही है, वो स्किल देख रही है, फिर पे डिसाइड कर रही है। तो स्टाफिंग में भी उनका कोऑर्डिनेशन है, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। फाइनली व्हेन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रोडक्शन कम, अब आई आखिरी बारी। उन्होंने कहा जब लास्ट मंथ आया, टाइम एंड अगेन चेक द डेविएशन बिटवीन द सेट टारगेट्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन डन। अब वो चेक कर रहे हैं कि हमारे टारगेट्स क्या थे और एक्चुअल में हमने कितना काम किया है, उसके बीच में क्या होना चाहिए जी, कोऑर्डिनेशन। कहाँ तुम डेविएशन, कहाँ डिफरेंस निकालते हो, कहाँ चेक करते हो कि क्या सोचा था क्या हुआ, अंत में आके ही सोचा जाता है ना। वो कहाँ सोचा जाता है बच्चे, वो सोचा जाता है कंट्रोलिंग में। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग यहाँ पर ढूंढ लिया, तीनों फंक्शंस मिल गए। सही आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ।
तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी पहले देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द लेवल एट विच राहुल शर्मा वाज वर्किंग। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपसे है लेवल का। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, जिसको आप लोग ऑपरेशनल लेवल भी कहते हो। तो बेसिकली हमें यही बताना है कि राहुल शर्मा इनमें से कौन से लेवल पे वर्क करता है। एंड ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by him at this level। 3 more function। अब वो कौन सी गलती है जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कर बैठते हैं। अब बेटा जब यहाँ पर उन्होंने आपसे 3 more functions की बात करी, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर उस लेवल के कुछ फंक्शंस परफॉर्म होते हुए दिख रहे होंगे। क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंक्शंस की बात कर रहा होगा। अब बच्चे जब यहाँ पर फंक्शंस लिखने के लिए बैठते हैं तो कई बार वो वही सेम फंक्शन लिख देते हैं जो ऊपर पैराग्राफ में मेंशन्ड है, बट उन्होंने आपसे कहा है 3 more functions। 3 more function का मतलब जो यहाँ पर मेंशन नहीं है उसके अलावा 3 आपको फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करते हुए बताना है कि वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे वाली गलती हम लोग अपने एग्जाम में नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है। राहुल शर्मा हैज रिसेंटली ज्वाइंड एबीसी लिमिटेड। उसने अभी अभी एबीसी लिमिटेड को ज्वाइन किया है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर कंडीशनर, और वो कंपनी एयर कंडीशनर्स को मैन्युफैक्चर करती है। ही फाउंड दैट the department was understaffed and other departments were not cooperating with the departments for the smooth functioning of the organization। उसने आते ही क्या ऑब्जर्व किया कि जिस डिपार्टमेंट में वो है वो डिपार्टमेंट अंडरस्टाफ्ड है। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट, वो जिस डिपार्टमेंट में है, इसका मतलब उसने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। और बेटा डिपार्टमेंट कौन से लेवल पर आते हैं, आपको यहाँ से आपका आंसर मिल रहा होगा। और भी देखो, यहाँ पर उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिस डिपार्टमेंट में वो है वो अंडरस्टाफ्ड है और जो अदर डिपार्टमेंट है वो कॉपरेट नहीं कर रहे, मतलब वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। कौन देखता है, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, और कॉपरेशन मेंटेन करना कौन से लेवल का काम है। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with the other department is improved। तो यहाँ पर उसने ये ensure किया कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग होंगे और हम कॉपरेट करेंगे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। तो बेटा ऐसा कौन से लेवल पे किया जाता है, डिपार्टमेंट्स कौन से लेवल पे आते हैं, इसका मतलब वो रहा होगा डिपार्टमेंटल मैनेजर, और वो कौन से लेवल पे वर्क करता होगा, मिडिल लेवल पे। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया कि वो मिडिल लेवल पे है। अब आपको यहाँ पे 3 more फंक्शंस बताने हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी एक्रोनिम है, फटाफट से बताओ। आई कैन मोटिवेट, आई कैन मोटिवेट। जहां पर आई से क्या मतलब था, इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और इसके बारे में यहाँ कहीं बात नहीं हुई है, इसका मतलब ये हम एक्सप्लेन करेंगे। सी से बेटा क्या मतलब था हमारा, सी से हमारा मतलब था कॉपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट, बट क्योंकि ये कॉपरेशन वाली बात यहाँ पर हो चुकी है तो ये वाला फंक्शन हम नहीं लिखेंगे। फिर ए से क्या था बेटा, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, यहाँ पर हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो ये वाला फंक्शन भी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बारे में भी ऊपर बात नहीं हुई है। एन से था बेटा नेसेसरी पर्सनल, ये देखना कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग हो, तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं लिखेंगे। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को ताकि वो अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज करें और टारगेट को अचीव करें, तो ये वाला भी हम यहाँ लिखेंगे। तो ये 3 फंक्शन जो है वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी, पहचान लिया था आप लोगों ने लेवल। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विद योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर शिजुका, बताओ भाई कौन से कार्टून, कौन सी सीरीज में आता है ये शिजुका, तुम लोग तो देखते ही होगे, खैर मैं तो नहीं देखती हूँ, मेरे ज़माने का नहीं है, तुम्हारे ज़माने का है, तुम ही बताओ। चलो केस स्टडी है, पहले देख लेते हैं कौन से कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग केस स्टडी हमसे पूछी गई है। आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट की क्वालिटी बतानी है। अरे भाई हमें फंक्शन पता है, हमें मैनेजमेंट के लेवल पता है, हमें फीचर्स पता है, हमें इंपॉर्टेंस पता है, हमें मैनेजमेंट का नेचर भी पता है, अब क्वालिटी कौन सी आ गई मैनेजमेंट की, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं।
विच इज लैकिंग, जो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ऑफ विच द डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर्स, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आइसोलेशन में काम कर रहा है। ठीक है, लोग जो है। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट के 3 फीचर भी बताने हैं हमें यहाँ पे। चलो जी ठीक है, देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस चीज से रिगार्डिंग है हमारे पास। तो देखो बच्चों, शिजुका ऑन्स अ गारमेंट फैक्ट्री इन गुरुग्राम। अब शिजुका ने छोड़ दिया है टीवी पर काम करना, अब उसने अपनी फैक्ट्री खोल ली है गुरुग्राम में। She has observed that the frequent conflicts emerge between the production and marketing department. उसने देखा कि भैया हर आए दिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में, which adversely affects the sale of the company, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की सेल अफेक्ट हो रही है। लड़ाई उन दोनों के बीच में हो रही है, नुकसान हमारा हो रहा है। When she shared this problem with her father, अब उसने क्या किया, देखो क्या होता है जब परेशानी में होते हैं तो हम लोग अपने पिताजी से बात करते हैं, तो वो भी गई अपने पिताजी के पास, एंड ही टोल्ड हर दैट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग। अब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उसको बताना शुरू किया कि बेटा देखो पता है क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो आइसोलेशन में कर रहा है। आइसोलेशन में यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, बैरियर्स है उन सब लोगों के बीच में। उन सब लोगों के बीच में किस चीज की कमी है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करते हैं, मेल जोल की कमी है उन दोनों के बीच में। तो बेटा मेल जोल किस चीज, किस चिड़िया का नाम है मेल जोल यहाँ पे, वो चिड़िया है हमारी कौन सी, कोऑर्डिनेशन। उन लोगों के बीच में एक ऐसे फोर्स की कमी है जो उन्हें आपस में बांधे, द बाइंडिंग फोर्स, और वो बाइंडिंग फोर्स क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो क्वालिटी थी मैनेजमेंट की वो कौन सी मिसिंग थी, कोऑर्डिनेशन नाम की। ठीक है, अब बेटा इसी के भी कोई भी 3, देखो लिखा है एक्सप्लेन एनी 3, कोई भी 3 आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। और बताओ भैया फीचर्स के लिए आपने कौन सी एक्रोनिम याद करी थी, आ रही है याद या नहीं, आई सी योर डीपी, मैं देखूंगी तुम्हारी डीपी। ठीक है, जहां पर आई से क्या था, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स है, सी से है कॉन्टिन्यूअस, यू से है यूनिटी ऑफ एक्शन, आर से है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, डी से है हमारे पास डेलिब्रेट फंक्शन, और पी से है परवेसिव। तो कोई से भी 3 फीचर्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, स्टेट नहीं करेंगे। बेटा एक चीज और मैं समझाती हुई चलूँ तुम्हें, क्योंकि तुम लोग करोगे ये गलती, तो ध्यान रखो कि आपने जब सीख लिया, मैंने आपको सारी बातें बता दी, यही होती है एक्सपर्ट नॉलेज, जो आपको हर एक पॉइंट पे ये बताए कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं और कहाँ गलती नहीं कर सकते हैं। तो बेटा कई बार बच्चा क्या करता है कि एक्सप्लेन लिखा होता है तब भी उसको स्टेट कर देता है, स्टेट मतलब सिर्फ हेडिंग लिखकर छोड़ दिए। तो अगर आप हेडिंग लिखकर छोड़ देंगे तो सिर्फ आधा नंबर मिलेगा, एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर हेडिंग का, आधा नंबर एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ मिलेंगे, 1 नंबर यहाँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई के साथ एक्सप्लेन भी करना है, तो आधा नंबर आइडेंटिफिकेशन का, आधा नंबर उसकी डेफिनेशन का। ठीक है बेटा, चलो आगे चलें। चलो जी, अब यहाँ पर आई है मिसेस पियर्सन। अब मिसेस पियर्सन, ये नाम सुना सुना सो नहीं लग रहा तुम लोगों को, मिसेस पियर्सन 2 फ्रेंड्स थी कहीं ना कहीं इंग्लिश के किसी एक चैप्टर के अंदर, और बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने आपस में, सोल चेंज करी थी। इंग्लिश के चैप्टर भूल गए हो क्या, चलो देखो जरा। तो मिसेस पियर्सन वर्क्स एज द कॉस्ट एंड द रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ अ कंपनी। पर हम क्वेश्चन को यहाँ से क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो पहले क्वेश्चन में देखना है ना कि कमी किस चीज़ की, क्या पूछ रहे हैं हमसे। देखिए जरा, आइडेंटिफाई द वेरियस रीजन दैट हैव मेड द मैनेजमेंट सो इम्पॉर्टेंट बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ। अब देखो भाई, अब उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन तब भी डायरेक्ट है। उन्होंने बहुत साफ सीधी सी बात आपसे पूछ ली। उन्होंने देखो क्या बोला, उन्होंने बोला वेरियस रीजन बताओ कि जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछना चाह रहे हो आपसे, साफ शब्दों में वो आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछना चाहते हैं। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं आपसे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, लेकिन उन्होंने उस चीज को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया है कि बताओ वो रीजन क्या है जिसकी वजह से मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपने बताना तो वही है, और आपको पता है ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते टाइम सारे दोस्त मिलकर क्या करते हैं, सारे दोस्त मिलकर पैग बनाते हैं, है ना, सारे दोस्त मिलकर क्या बनाते हैं, पैग बनाते हैं। कैसे, सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, एफिशिएंसी को अचीव करते हैं, और ग्रुप गोल्स को पूरा करते हैं। तो यही 5 इंपॉर्टेंस में से देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, और वहीं से हमें क्या करनी है बेटा, लाइंस भी कोट करनी है। तो अंडरलाइन यहीं से करते हुए चलेंगे। चलो जी, तो देखते हैं जरा मिसेस पियर्सन पैक बनाते हुए क्या कर रही हैं।
So Mrs. Pearson works as a cost and the risk management head of a company in the power sector. As a result of her excellent managerial competency, the company is able to reduce cost and increase productivity. कंपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है बेटा. इसका मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कौन से वाला पॉइंट, दैट मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है कॉस्ट कम करना और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना. एक पॉइंट मिल गया, वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं और पॉइंट्स की तरफ, देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें, द कंपनी बिलोंग्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वेयर इन द रेगुलर अमेंडमेंट्स आर मेड इन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड द पॉलिसीज. अब आगे उन्होंने क्या बताया कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिलोंग करती थी जहां पर लगातार अमेंडमेंट्स होते थे. अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस होते थे किसमें, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज में. सो शी होल्ड्स अ रेगुलर मीटिंग टू इंश्योर दैट people in her department are not only aware of the related changes but are also able to adapt to these changes effectively. तो अब वो क्या करती थी, इस काम को करने के लिए वो रेगुलर एक मीटिंग रखती थी जिससे वो क्या करे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनको ये समझाए कि आपको ये जितने भी चेंजेस हैं उनसे अवेयर तो होना ही है, आपको पता तो होना ही चाहिए कि चेंजेस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद भी काम करना है. क्यों? क्योंकि इससे कंपनी को मदद मिलेगी टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एज, ताकि हम अपने मार्केट में जो कंपटीशन आ रहा है उसको फेस करने के लायक हो जाएं. तो बेटा मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, अडेप्ट टू दीज चेंजेस. तो चेंजेस एक्सेप्ट करना, इसका मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो बेटा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहां से आपको पॉइंट मिला डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, मिल गया. लाइंस भी कोट करनी है, तो जो लाइंस मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही आपको कोट करके लिखनी भी होगी. ठीक है, पॉइंट लिखा, उसके आगे उसकी लाइंस लिख दी. नेक्स्ट आगे ढूंढते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है. शी मोटिवेट्स एंड लीड्स हर टीम in such a manner that individual members are able to achieve the personal goals while contributing to the overall organizational objective. तो बेटा यहाँ से एक बात और हमें मिली कि वो अपनी टीम को इस तरीके से मोटिवेट करती थी कि वो अपने गोल्स भी अचीव कर लें और अपने गोल्स को अचीव करते करते ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए. अपने गोल्स भी अचीव करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करे. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. देखो बेटा तीसरी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ से मिल चुकी है. नेक्स्ट, in the process of fulfilling her duties for the growth of the organization, she helps providing the competitive service, adopting new technology, creating the more employment opportunity, etc. अब वो यहाँ पे क्या कर रही है कि competitive सर्विस भी देते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं. बेटा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना किसके लिए, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की भलाई की जा सके. और लोगों की भलाई हमने कहाँ सीखी है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है. लो जी, 4 हमें इंपॉर्टेंस मिल गई. यहाँ पे 4 नंबर का ही आपका क्वेश्चन है. लाइंस भी मैंने आपको यहाँ पे सारी अंडरलाइन करके बता दी कि कौन कौन सी वो लाइंस है जो इसको इंडिकेट करती हैं. तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना था और लाइंस कोट करनी है. ठीक है, आगे समझ में. देखा आपने किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. 11th से थोड़ा सा आपको जो लेवल है क्वेश्चंस का वो अलग लग रहा होगा और जो पूछने का तरीका है वो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा और बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ है जो अब आपको 12th क्लास में समझनी है और वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तो बेटा 4 नंबर के हमने क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं. अब सारे बच्चे मुझे एक बार बताएंगे कि आपने 4 नंबर के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. इसका मतलब 24 नंबर तक का आपने और सॉल्व कर लिया है. 80 नंबर का पेपर कर रहे हैं हम. अब 80 में से आपने 24 नंबर का और खत्म कर लिया पेपर. बताइए आपके 24 में से कितने नंबर आए. अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सप्लेन नहीं किया, तब भी अपने आपको फुल मार्क्स देना. एक्सप्लेन तो तुम लोग कर ही लोगे, आइडेंटिफाई भी कर लिया तो मान लो कि आपके पूरे नंबर हैं. ठीक है, चलो बता देना फटाफट से कमेंट में कि कितने मार्क्स आए तुम्हारे. अब 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अच्छी खासी केस स्टडी है. ठीक है, और देख लेते हैं क्या पूछा गया हमसे. Identify the various features of the management highlighted in the above paragraph by quoting the lines from it. Quoting the lines वाले मुझे अच्छे लगते हैं. क्यों? क्योंकि लिखना कुछ नहीं है, पहचानना है और वहीं से क्वेश्चन में से ही आंसर लिखना होता है ना. तो आपसे बेटा फीचर्स पूछे गए हैं.
अब याद करो फीचर्स के लिए क्या करना होता है, गो एमसीडी पिग। अभी मैंने आपको शॉर्ट वाली एक्रोनिम बता रखी है, बड़े वाली आपको पता ही है। गो एमसीडी पिग मतलब गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज डायनामिक प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, और मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये 6 फीचर्स हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर हमें कौन कौन से फीचर्स दिखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन में, ओहो करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे हैं। चलो, तो करण अर्जुन आर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे, वो तो हमें पता ही है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। चलो ठीक है, एक लाइन तो मुझे यहाँ से समझ में आ रही है। उन्होंने बोला द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कि हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में हम जो काम कर रहे हैं वो कॉमन है, एक जैसा ही काम होता है, हर जगह पर सेम है वो चीज। तो हर जगह पर जो सेम है, जो सामान है, जो चीज हर जगह पर है बेटा, वो क्या होता है, परवेसिव। तो यहां से आपको पहला फीचर मिल गया, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बताया था ना, ईश्वर हर जगह पर है, समान है, एक जैसा ही है, बस उसके रूप अलग है, बट है वो एक ही। ठीक है, तो पता चल गया कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है। After completing their masters in business management, both of them take up the job at managerial level in different organization as per their individual areas of interest. तो क्या हुआ, दोनों ने मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स करी, मतलब मास्टर्स कोर्स किया मैनेजमेंट के अंदर, उसके बाद दोनों ने अलग अलग मैनेजर लेवल पे काम करना शुरू किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब जिसका जिस चीज में भी इंटरेस्ट था उस हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया। सो करण टेक्स अप करण टेक्स अप मार्केटिंग जॉब इन द रिटेल कंपनी। तो करण जो है वो मार्केटिंग जॉब के अंदर गया एक रिटेल कंपनी में, एंड स्ट्राइव्स टू इंक्रीज द सेल्स, और वहां पर सेल्स इंक्रीज करने की उसने कोशिश करी। वेयर एज अर्जुन ज्वाइन एन एनजीओ, इसने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया, एंड वर्क्स डिलिजेंटली टू realize its objective related to providing employment to the specially abled person। तो उसने क्या किया, एनजीओ ज्वाइन किया, क्योंकि उसके अंदर एक ये चीज थी कि मुझे अपना एक ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, क्या कि जितने भी लोग हैं उनको, स्पेशली एबल्ड पर्सन है, मुझे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। सो बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज, लेकिन इस काम को करने के लिए दोनों को हैव टू परफॉर्म सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। दोनों को एक सीरीज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करना है जो अपने आप में अलग अलग फंक्शन है, बट वन आफ्टर वन हम उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो बेटा यहां से कौन सा फीचर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, मेरे लिखने से पहले आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। क्या है वो फीचर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, 2 फीचर्स हमें ऑलरेडी यहां पर मिल चुके हैं। आगे चलते हैं। On some days, Karan may spend more time in planning in the future display layout, and on the other day, he may spend time in sorting out an employee's problem। तो कभी तो वो प्लानिंग में टाइम बिताता है, कभी वो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम में सॉल्व करने में टाइम बिताता है। Both the Karan and Arjun make the conscious effort to build a feeling of team spirit and coordination among the diverse individuals with different needs who work under them। अब दोनों ये कोशिश करते हैं कि सभी लोग हमारे यहाँ पर एफर्ट्स दिखा रहे हैं, है ना, सभी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, बट उन सभी लोगों के एफर्ट को हमें टीम में कन्वर्ट करना है। सभी लोगों के एफर्ट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, टीम स्पिरिट में कन्वर्ट करना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है उनके बीच में। तो बेटा टीम जहां पर भी आती है तो वो कौन सा फीचर डिस्क्राइब करती है, दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पर सारे लोग मिलकर काम करते हैं। देखो जी, अब आपको यहाँ से 3 फीचर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, और कौन सा फीचर प्रेजेंट है देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट का जो इफेक्ट है वो हम नोटिस कर रहे हैं। नोटिस कैसे कर रहे हैं, अब अपने अपने डिपार्टमेंट में ये देखते हुए दैट द टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि टारगेट पूरे हो रहे हैं, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, हमारे एम्प्लॉयज भी खुश हैं, सेटिस्फाइड है, एंड देयर इज द ऑर्डरलीनेस इन इट्स फंक्शन रादर देन केओस। और यहाँ पर ऑर्डरलीनेस मतलब किसी भी तरीके का कोई केओस नहीं है, वन आफ्टर वन सब अपने अपने हिसाब से अपना काम करते जा रहे हैं। मैनेजमेंट को ऐसा करते हुए आपने नोटिस किया है, फील किया है। तो बेटा फील किया है मतलब कौन से वाला फीचर है, दैट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है।
4 फीचर्स आपको मिले तो 1.5 ईच के हिसाब से इसकी मार्किंग होगी। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम 4 पॉइंट्स को कैसे 6 नंबर में डिवाइड किया जाएगा, तो बेटा 1.5 इंटू 4 करेंगे अगर आप तो 6 मार्क्स आपके आ जाएंगे। हर एक पॉइंट जो होगा वो आपका 1.5 का होगा, जिसमें आप लाइंस भी कोट कर रहे हैं और आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 32 में देखें जरा क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन हाउ आर्यन वुड हैव सेटिस्फाइड बोथ अली एंड एरॉन। अब देखते हैं कि आर्यन साहब यहाँ पर कुछ बातचीत कर रहे हैं और ये आर्यन साहब कैसे अपने दो दोस्त अली और एरॉन को मनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कुछ। तो यहाँ से हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो हमें पूरा डिटेल में एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। सो आर्यन, अली एंड एरॉन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। तीनों पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर और किस चीज का काम करते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में उनका डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है। आर्यन इज द होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम द CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडीज एज हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आर्यन ने अपने क्लास 12th में बेसिकली CBSE बोर्ड की तरफ से बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिया हुआ है, मतलब उसको बिजनेस स्टडीज की नॉलेज है, उसके पास बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट था। ठीक है, उसके बाद अली हैज डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, जबकि अली ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है हिस्ट्री के अंदर। और एरॉन जी हमारे डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। ठीक है, दूध वाले भैया हैं वो हमारे। आगे क्या है? वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन अली एंड एरॉन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चलो जी, यहाँ से मिल गया कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अब तक हमें यही नहीं पता चल रहा था कि बातचीत हो किस चीज के बारे में रही है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि सबके बीच में एक डिस्कशन चल रहा है किसके रिगार्डिंग? नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। नेचर मतलब आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, इस चीज के बारे में बातचीत हो रही है उनके बीच में। चलो ठीक है, देखते हैं क्या बातचीत है। अली आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन whereas Aaron argued against it, saying that the legal and the medical professions are the only profession because they fulfill all the condition of profession। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अली कहता है कि मैनेजमेंट तो एक प्रोफेशन है, जबकि एरॉन ने कहा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ लीगल और मेडिकल प्रोफेशन ही प्रोफेशन होते हैं। तो ऐसे में उनकी इस बातचीत को सुनते हुए आर्यन कहता है, सुनो जरा अधूरे ज्ञान वाले लोगों, सुनो, एक हिस्ट्री वाला है और एक डेयरी फार्मिंग वाला है और तुम ऐसी सब बातें कर रहे हो। मैं बताता हूँ, मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, मेरी टीचर ने मुझे बताया था। क्या बताया था? दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज के बेसिस पे उसने बताया कि कैसे, क्या एक मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। तो बेटा उसने क्या एक्सप्लेन किया होगा? उसने वो टॉपिक एक्सप्लेन किया होगा जो आपने पढ़ लिया है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जिसके अंदर आपने अपनी बहुत प्यारी और मोटिवेशनल एक्रोनिम पढ़ी है। क्या? विद राइट पैशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं विद अ कंक्लूजन, जहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे दैट मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट को हम ये नहीं कह सकते दैट इट इज अ परफेक्ट प्रोफेशन, इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट इट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन। ठीक है, ये एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन तो नहीं है, बट धीरे धीरे ये एक प्रोफेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर हमसे पूछा गया है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू ब्रिंग द कंपनी ऑन ट्रैक। कंपनी को ट्रैक पर लाने के लिए हमें क्या करना है? अब देखो 6 नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसकी लाइंस को नीचे पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अभी तो चैप्टर नंबर 1 ही है, अगर 12 चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए आ गए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है। ठीक, चलो हम चलते हैं जरा आगे क्वेश्चन की तरफ ही कि क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन कहता है, a consumer goods company manufacturing electronic goods has been facing a lot of problem for the last 1 year। कोई कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर डील करती है, पिछले साल से कोई दिक्कत आ रही है उन्हें। क्या दिक्कत आ रही है? इट्स मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर एंड इट्स प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर्स आर डिक्लाइनिंग। जो मार्केट शेयर था वो भी कम होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन लगातार कम हो रहे थे। फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द सेल्स टारगेट। अब ऐसे में क्या हुआ? वही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की गलती है क्योंकि वो सेल्स टारगेट पूरे नहीं कर रहा, एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और वहीं पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे जब उंगली उठी
तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा भाई तुम्हारी गलती है, तुम अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बना रहे कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अब इसमें एक और बंदा आया, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर डिक्लाइनिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग। फाइनेंस मैनेजर कहता है भैया गलती तुम दोनों की है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो, बैड मार्केटिंग करो जिसकी वजह से हमारे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डाउन जा रहा है। तो सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कोई किसी की बात सुन के राजी नहीं है, कोई मेलजोल ही नहीं है इन सबके बीच में। क्यों कर रहे हैं ब्लेम? क्योंकि आपस में इनमें किसी चीज की कमी है। ये मार्केटिंग और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनको बीच में कुछ मेलजोल सेटअप करना है ना, एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इनके बीच में हमें क्या एस्टैब्लिश कर देना चाहिए, हमें इनके बीच में एस्टैब्लिश कर देना चाहिए क्या, कोऑर्डिनेशन। और इनको ट्रैक पे लाने के लिए आपसे पूछा गया कौन से स्टेप्स जो है वो कंपनी ले इनको ट्रैक पे लेकर आने के लिए, तो वो स्टेप्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन नहीं है, आप नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंस लिखोगे या फीचर लिखोगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात समझाती हूँ कि आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको फीचर्स पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डिफरेंट जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि ट्रैक पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनके बीच में यूनिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, तो चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो, आपका फाइनेंस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, सबकी ड्यूटी है कि सबको बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, उसके अलावा ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, भैया अपनी इच्छा से आएगा ये आपकी, तो आपको करना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप फीचर वाला पार्ट ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक, चलो अब मुबारक हो आपको, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और देखे जरा आखिरी क्वेश्चन हमें किस चीज के रिगार्डिंग दिया हुआ है। बेटा आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स of management being fulfilled by the Roy Alliance Limited by quoting the lines from the paragraph। अब यहाँ पे देखो 3 काम करना है, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और लाइंस कोट करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं हमारे पास? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम UPS के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन लास्ट वाला, ताकि तुम्हें मिल जाए फुल मार्क्स। ठीक है बेटा, चलो देखो। So Roy Alliance Limited is well-known company in India. It is able to earn adequate revenue to cover cost. वो इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं कि उनकी कॉस्ट कवर हो जाए, इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं कि कॉस्ट कवर हो जाए। इसका मतलब मार्केट में कौन सी पोजीशन पे हैं बेटा? वो हैं सर्वाइवल की पोजीशन पे, एंड सर्वाइवल इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको भी पहचानना ऐसे ही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है और उसका भी कौन सा पार्ट है? सर्वाइवल। लाइंस यही कोट करनी है। इट्स कैपिटल बेस, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द प्रोडक्शन टर्नओवर इंक्रीज द मैनीफोल्ड ओवर द ईयर्स। अब उन्होंने कहा कि लगातार उनका कैपिटल बेस यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन के टर्नओवर, सेल्स बढ़ रही है, लगातार बढ़ रहे हैं। तो बेटा किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं ग्रोथ की तरफ। और ग्रोथ भी किसका टाइप होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। चलो जी मैडम, ये भी पता चल गया। आगे पढ़ो। द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिबल। प्रॉफिटेबिलिटी रेट भी बढ़ रहा है लगातार, प्रॉफिट। और आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में एक और पढ़ा था क्या? प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का। तो क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो है ही, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, तीनों की लाइंस हमको यहाँ पे पता चल गई है, तो ये आपको लिख कर आनी है। ठीक, आइडेंटिफाई के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, आपने लगाया एक डैश, उसके बाद सर्वाइवल की डेफिनेशन लिखी, नीचे आपने लिखा लाइंस, फिर वो लाइन जो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करी है वो लाइन कोट कर दिया आपने। ठीक है, ऐसे लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। आगे किस चीज के बारे में बात हुई है यहाँ पर देख लेते हैं, क्या पता कोई और ऑब्जेक्टिव्स भी हो। The employees of the company are happy and satisfied with their remuneration। जो पैसा उनको मिल रहा है, पैसा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को पैसा चाहिए, और पैसा उसकी कौन सी नीड में आता है बेटा? वो उसकी फाइनेंशियल नीड में आता है, कि जो पैसा उसको मिल रहा है उससे वो खुश है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, प्रमोशन पॉलिसी अच्छी है, यानी कि कहीं ना कहीं सोशल नीड भी अच्छी है
और हायर लेवल ऑफ नीड भी आ रही है, प्रमोशन भी तो मिल रहा है। प्योरली आप अपने एम्प्लॉय के बारे में सोच रहे हो, तो एम्प्लॉय के बारे में सोचना बेटा कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी मिल गया। चलो, एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन, आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा काम भी कर लें। द कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव for providing the employment to the specially abled person and promoting the literacy in the villages adopted by it। अब उन्होंने कुछ अच्छा काम करना शुरू किया समाज के लिए, जहां पर वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए, प्रमोट करें लिटरेसी। तो बेटा यहाँ पर वो कौन सा काम कर रहे हैं, जब समाज के लिए काम करते हैं तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव कहलाता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीनों ऑब्जेक्टिव पहचान लिए, वो लाइंस पहचान ली, बस अब आपने क्या करना है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है। तो फिर मिलेंगे आपको पूरे 6 में से 6। तो बेटा आपने यहाँ पर 6 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करे और फिर से 24 नंबर का पार्ट आपने सॉल्व किया। तो मेरे साथ फिलहाल आज आपने 48 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है, और उससे पहले आपने 1 नंबर के 20 क्वेश्चन पिछली क्लास में मेरे साथ सॉल्व किए थे, और 3 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर का पेपर आपने मेरे साथ पिछली बार सॉल्व किया था, और आज 48 मार्क्स का आपने सॉल्व किया। तो बेटा बताओ 48 में से कितने, 32 में से कितने, और अब 80 में से कितने। तो बताइए इस 80 नंबर के पेपर में से आपने कितने नंबर हासिल किए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। लाइव में नहीं, कमेंट्स में लिखना, क्योंकि लाइव चैट चली जाएगी बाद में, इतना शायद मैं ना देख पाऊँ, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चे पढ़कर ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे मेरे साथ, कितने आप एक्टिव है, ये मुझे जानना है। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, लाइव भी देखती हूँ कि आप लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे होंगे। ये जो हमने क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई है ये आपके बहुत काम आने वाली है। सोचो हम हर एक चैप्टर के 80 नंबर के अगर पेपर करने लगेंगे तो वहाँ पर क्या नहीं आएंगे तुम्हारे 80 में से 80, 20 में से 20 तो मैं दिलवाऊंगी तुम्हें प्रोजेक्ट में भी, बट 80 में से 80 भी तुम्हारे बिल्कुल आएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू रखें, हम इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज हर चैप्टर के बाद आपके लिए लेकर आए, तो प्लीज़ इसके लिए हमें एक अच्छा फीडबैक दीजिए, तभी हम लोग भी मोटिवेट होंगे आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। ठीक है, सो एक और बात साथ में, क्या आप लोगों ने हमारा फ्री बैच ज्वाइन किया है या नहीं किया है? तो अगर आपने नहीं किया है तो अभी के अभी RKG ऐप डाउनलोड कीजिए, बैच कोड हमें सेंड कीजिए, हम आपको एनरोल करेंगे हमारे फ्री बैच के अंदर, जहाँ पर आपको मिलता है पूरा कंटेंट। यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड सारा कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी रखी है, एक बार उसको देख लीजिएगा। ओके बेटा, सो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।